अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम नर्मोसाइटिक एनीमिया को डिस्कस करते हैं। नर्मोसाइटिक एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम नॉर्मल होता है। मींस इसमें जो रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम है वो 80 टू 100 माइक्रोमीटर क्यूब के बीच में होता है। तो नर्मोसाइटिक एनीमिया में हम आज हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स के अंदर खुद कोई एबनॉर्मलिटीज होती हैं जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की वेसल्स के बाहर हेमोलाइसिस होती हैं। एक होता है इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस और दूसरा है एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस। इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस उसको कहते हैं जो वेसल्स के अंदर होते हो, लेकिन जब वेसल्स से बाहर होते हैं तो इसको एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस कहते हैं। तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में रेड ब्लड सेल्स के अंदर खुद कोई एबनॉर्मलिटीज होती हैं और इसकी वेसल्स की बाहर हेमोलाइसिस होती हैं। एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस में मेनली इसकी हेमोलाइसिस स्प्लीन के मैक्रोफेजेस में होती हैं। इसके अलावा लीवर और बोन मेरो भी इसकी हेमोलाइसिस करते हैं। अब हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में कौन से एंट्रेंसिक डिफेक्ट होते हैं? मेनली 2 एंट्रेंसिक डिफेक्ट रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसका शेप एबनॉर्मल होता है। नॉर्मली क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का शेप बाइकनकेव डिस्क शेप होता है, लेकिन हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में इसका शेप स्पीरिकल होता है। दूसरा इसमें एबनॉर्मलिटी यह है कि इसमें रेड ब्लड सेल की फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स इलास्टिक और फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं, लेकिन इस हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में रेड ब्लड सेल्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब ये रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन की थ्रू गुजरती हैं तो वहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है कि पहले वो जीन जो रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन को इनकोड करते हैं उसमें म्यूटेशन आ जाती हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में डिफेक्ट आ जाते हैं और एज ए रिजल्ट स्पीरिकल शेप का रेड ब्लड सेल बन जाता है और रेड ब्लड सेल इसके साथ साथ अपनी इलास्टिसिटी भी लॉस कर देता है। तो जब ये फ्रेजाइल स्पीरिकल शेप रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन की थ्रू गुजरती हैं तो वहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं। वो म्यूटेशंस जो कि हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के साथ एसोसिएटेड हो, उसमें मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशन है वो है इनकायरिन, इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। इसके अलावा बीटा स्पेक्ट्रीन बैंड 3 और बैंड 4 की म्यूटेशन भी इस हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हेमोलाइसिस होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स रिपीटेडली एपिसोड्स में डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इंटरमिटेंट जॉन्डिस होती है। इंटरमिटेंट जॉन्डिस का मतलब यह है कि इसमें रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ जॉन्डिस होती हैं। इसमें कंटिन्यूअस जॉन्डिस नहीं होती बल्कि एपिसोड में जॉन्डिस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इस पेशेंट का पॉजिटिव फीमेल हिस्ट्री हो सकती है। मींस इसकी फीमेल में पहले से हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस हो सकती है। मॉडरेट स्प्लीनोमेगेली। इसमें क्या होता है कि स्प्लीन का साइज मॉडरेटली एनलार्ज होता है, क्योंकि स्प्लीन जो है ये मेनली रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वर्क इंक्रीज हो जाने की वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। पेगमेंट मेनली ब्लैक गाल स्टोन्स इसमें होते हैं। पेगमेंटेड गाल स्टोन होते हैं और पेगमेंटेड गाल स्टोन में मेनली इसमें ब्लैक गाल स्टोन होते हैं। गाल स्टोन किस तरह बनते हैं कि जब हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं तो इससे बिलिरुबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। यही बिलिरुबिन जब बाइल में चले जाते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम के साथ मिल के गाल स्टोन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में 3 टाइप्स ऑफ क्राइसिस हो सकते हैं। पहला जो क्राइसिस है वो है हेमोलिटिक क्राइसिस। हेमोलिटिक क्राइसिस का मतलब ये है कि सडन एंड सेवियर एपिसोड ऑफ हेमोलाइसिस होती हैं। ये हेमोलिटिक क्राइसिस मेनली इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दूसरा जो क्राइसिस है वो है एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस का मतलब ये है कि सडन एंड सेवियर सेपरेशन ऑफ बोन मेरो फंक्शन। बोन मेरो फंक्शन सडनली और सेवियरली सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से सेवियर एनीमिया हो जाता है और रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाता है। ये जो एप्लास्टिक क्राइसिस है ये मेनली पारोवायरस B19 की वजह से ही हो सकती हैं। तीसरा जो क्राइसिस है वो है मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस। मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस मेनली फोलेट की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट में ये हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस हो जाए तो मेनली जो मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस है वो इसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। जब हम हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस को डायग्नोस करते हैं तो हमें स्पीरोसाइट्स नज़र आते हैं। स्पीरोसाइट्स मीन्स स्पीरिकल शेप रेड ब्लड सेल्स। स्पीरोसाइट क्या होती है? स्पीरोसाइट स्मॉल डार्क स्टेनिंग रेड सेल्स होती हैं जिसके सेंटर में कोई पेलनेस नहीं होती। नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसके सेंटर में पेलनेस होती हैं, ये लाइट कलर का होता है।
लेकिन इस स्पिरोसाइट्स में हीमोग्लोबिन की इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से सेंट्रल एरिया की पेलनेस ख़त्म हो जाती है और ये भी रेड कलर का होता है। इंक्रीज मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जो कि रेड ब्लड सेल्स की सेंट्रल एरिया की लॉस ऑफ पेनलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इसमें तो ये सेंट्रल एरिया में भी कोलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया भी रेड कलर का हो जाता है। नेगेटिव कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कूम्स टेस्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में हम रेड ब्लड सेल्स की फ्रेजिलिटी चेक करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स इलास्टिक नेचर का है या फ्रेजाइल नेचर का है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि हाइपोटोनिक साल्ट सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स को रखा जाता है, जिसके रिजल्ट में वाटर रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की रप्चरिंग नहीं होती, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इलास्टिक नेचर का होता है। लेकिन जब हम इस हाइपोटोनिक साल्ट सोल्यूशन में स्पिरोसाइट्स को रखते हैं तो इसकी रप्चरिंग हो जाती है, क्योंकि ये फ्रेजाइल नेचर के होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट देते हैं। 5 मिलीग्राम डेली फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देते हैं फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए हम 5 मिलीग्राम डेली फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट देते हैं। लेकिन अगर इससे ट्रीट न हो जाए तो हम इसमें स्प्लेनेक्टोमी करते हैं। स्प्लेनेक्टोमी की वजह से ये डिजीज़ इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स की जो सर्वाइव है वो नॉर्मलाइज नहीं होती। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन है वो इसमें नॉर्मलाइज नहीं होता। स्प्लेनेक्टोमी मेनली हम मॉडरेट टू सेवियर हेमोलाइसिस की कंडीशन में करते हैं। अगर ये हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस 6 ईयर्स के एज से कम बच्चों में प्रेजेंट है तो हम इसमें स्प्लेनेक्टोमी नहीं करते। हम इसमें स्प्लेनेक्टोमी 6 ईयर्स के बाद करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 6 ईयर्स से पहले करेंगे तो इसमें सेप्सिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, इन्फेक्शन का इसमें हाई रिस्क होता है। जब हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं तो हम इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन भी करते हैं। अगर इलेक्टिव केस है, मीन्स सेवियर सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसमें स्प्लेनेक्टोमी से 2 to 3 वीक पहले वैक्सीन देते हैं। और अगर इमरजेंसी केस हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि सर्जरी के बाद इसमें वैक्सीन देते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी केस में लेस इफेक्टिव होती हैं। इसमें जो मेनली हम वैक्सीन देते हैं उसमें नेमोकोकल वैक्सीन, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन और मेनिंगोकोकल ग्रुप सी वैक्सीन आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।